नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी दिस वीक। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। आजम खान ने उपचुनाव की घोषणा पर दायर की याचिका। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार। वाराणसी में प्रधानमंत्री गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का किया गया आयोजन। यूपी में बनेगा राज्य खेल प्राधिकरण, मसौदा तैयार, जाने क्या है इसका फायदा। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में हैं। वजह है कि 2019 के हेड स्पीच मामले में कोर्ट द्वारा दोषी माना जाना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता धारा 153A, 505A और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 125 के तहत दोषी पाए गए हैं। इन्हीं दोषों के आधार पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 8 और 8(3) के तहत इन्हें आयोग घोषित किया गया है। हालांकि ताजा विवाद इस बात का है कि जिस दिन समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई, उसके दूसरे दिन ही रामपुर विधानसभा सीट खाली घोषित कर दी गई। इस मामले में आजम खां की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में आजम खां की तरफ से तर्क दिया गया है कि उनकी सदस्यता रद्द किए जाने से पहले उन्हें अपील की उचित समय सीमा नहीं दी गई। साथ ही साथ ये तर्क भी दिया गया कि अन्य विधायकों की सीट खाली करने में इतनी तेजी नहीं दिखाई जाती है, ना ही चुनाव आयोग इतनी जल्दी दिखाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार तथा चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या प्रत्येक मामले में दोष सिद्धि के अगले दिन अयोग्यता करार दे दी जाती है और क्या उपचुनाव की प्रक्रिया में चुनाव आयोग आगे बढ़ जाता है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। कहा जा रहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। अनुपूरक बजट में शासन की प्राथमिकताओं में शामिल चल रही योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाएगी और कुछ अन्य खर्चे भी शामिल किए गए हैं। अनुपूरक बजट सामान्य वार्षिक बजट से अलग होता है। अनुपूरक बजट सरकार तभी पेश करती है जब वर्ष के बीच में उसे सरकारी फंड में कमी महसूस होने लगती है या सरकार अगले वर्ष चुनाव में जा रही होती है। अनुपूरक बजट को सप्लीमेंट्री बजट भी कहा जा सकता है। सरकार चुनाव से पहले इस प्रकार के बजट को पेश करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती है। जब सरकार को लगता है कि आम बजट से सभी विभागों और योजनाओं में बजट की कमी है, तब अनुपूरक बजट लाया जाता है। अनुपूरक बजट में जो राशि खर्च के रूप में बताई जाएगी, वो राज्य सरकार को किन स्रोतों से प्राप्त होगी, यह भी बताना आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। हाल ही हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। शीतकालीन सत्र 3 दिन का होगा। इस दौरान अनुपूरक बजट लाया जाएगा। आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि कौन कौन सी नीतियां पारित की गई हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश और ऊर्जा नीति 2022 पर स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 5 मेगावाट या फिर उससे अधिक क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। अनावासीय परिसरों में सोलर रूफटॉप की स्थापना की जाएगी। पीएम कुसुम योजना के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। सोलर सिटी का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ सूर्य मित्रों के लिए रोजगार सृजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और इनके अन्य आयामों का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 स्वीकृत की जाएगी। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2023 पास किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आईटी शहरों, आईटी पार्कों और उत्कृष्टता केंद्रों को बनाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके साथ ही साथ चिकित्सा विभागों के लिए एसजीपीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण परियोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। न्याय विभाग के लिए हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के संचालन के लिए 135 लॉ क्लर्क के पदों के सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर
2 वर्ष के किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश 2022 को लागू कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही साथ रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता के तहत स्पॉट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है। सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निःशुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इन सबके अलावा कुछ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आदेश पत्र भी जारी किए गए हैं, साथ ही प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की भूमिका मजबूत करने के लिए वाराणसी में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2022 को काशी के पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, साथ ही बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीराम नाइक भी सम्मिलित हुए। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा करना और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में अधिक जागरूकता लाना है। सम्मेलन में संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, बंदरगाह प्राधिकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र के जुड़े लोग शामिल होंगे, जिसके बीच राष्ट्रीय मास्टर प्लान साझा किया जाएगा। आइए अब जानते हैं क्या है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति को एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को एकीकृत किया गया है। ये योजना आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। इस योजना के अंतर्गत रेलवे, सड़क, डीसी, जलमार्ग, हवाई जहाज, जल परिवहन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य काम में तेजी लाना, लागत बचाना और रोजगार सृजित करना है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर भारत को ये एक नई गति देगा। इस योजना के लागू होने से व्यापार और निर्यात में वृद्धि की जाएगी। बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग की क्षमता बढ़ाना और टर्न राउंड के समय को कम करके ये योजना व्यापार को एक नई गति देने में सहायक होगी। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे से संबंधित 16 मंत्रालयों के साथ लाया गया है। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज्य में खेल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की खेल नीति का मसौदा तैयार किया है। जल्द से जल्द मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य में भी खेल प्राधिकरण बनेगा, जिसमें ओलंपिक खेल की सुविधाएं दी जाएंगी। राज्य में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए राजकीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया जाएगा। खेल नीति के अनुसार राज्य में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर और 15 एक्सीलेंस सेंटर बनाकर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को अन्य उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाएं जैसे विदेशी कोच, डाइटिशियन, काउंसलर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। इस नीति के अंतर्गत गांव स्तर से शुरू करके राज्य स्तर तक खेल करवाए जाएंगे। प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी तय की जाएगी, जिसके अनुसार उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। इस खेल नीति के अंतर्गत सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। कैच देम यंग पॉलिसी के तहत कम उम्र में ही खेल प्रतिभा को खोजकर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।